नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है R24 न्यूज़ के आज जो चुनावी चर्चा में। मैं आपके साथ राशिद कमाल और हमारे साथ है प्रफुल्ल गद्दी जो द कंटाप के पत्रकार हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और अल्ताफ साहब हैं, युवा पत्रकार है, अभी प्रोड्यूसर भी हैं, बाकी ग्राउंड जीरो पे पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। तो बातचीत इन लोगों से आज करेंगे हम कि पत्रकारों का क्या रुझान है, ये कैसे सोच रहे हैं। जिस तरह से तमाम लोग जो है, जनता तो सोच ही रही है कि हाँ किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, लेकिन जो पत्रकार क्या सोच रहे हैं, जैसे ग्राउंड जीरो पर जाकर के पत्रकार देख रहे हैं कि माहौल क्या है, किसके तरफ रुझान है। जिस तरह से मैंने भी असदुद्दीन ओवैसी की तमाम जो सभाएं हैं वो कवर किया, लोगों से रुझान जाना, लोगों से बातचीत किया, तो उन तमाम बातों बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रफुल्ल गद्दी से शुरू करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, बिहार चुनाव में ये थे, तो वैसी फैक्टर जो कहा जा रहा है ना कि मुसलमान जो है, तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में था, और यहाँ जो अखिलेश यादव, तो क्या जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि जो तेजस्वी का हाल हुआ वही अखिलेश का हाल होने वाला है। तो प्रफुल्ल किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से तेजस्वी का हाल हुआ अखिलेश का होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे जाने के बाद में आप देखते होंगे, आप भी रहते हैं, तो ज़मीनी हकीकत क्या है। हाँ, इतना है कि ओवैसी का प्रभाव है। जैसे आप चले जाइए पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके हैं, जैसे आजमगढ़ हो गया या सहारनपुर हो गया या मुरादाबाद हो गया, या आपको इधर थोड़े बहुत लोनी का इलाका ले लें, या फिर इधर आप चले जाएँ धौलाना विधानसभा जो है। तो ये जो इलाके हैं जिसमें ओवैसी का फैक्टर है, युवाओं में काफ़ी क्रेज भी है और चाहते भी हैं। लेकिन अगर ये हम कहें कि बिहार के जैसे परिणाम अगर उत्तर प्रदेश में आए तो ये तो शायद संभव नहीं है। हाँ, 100 सीटों पे लड़ने का ओवैसी साहब का दावा है, और जिसमें से अगर देखें तो लगभग 60 के अराउंड, शायद 60 के अराउंड जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं या विधानसभा की सीटें हैं, तो उसमें से ये ताल ठोक रहे हैं जिसमें 100 सीटें हैं इनके। अब परिणाम बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो खैर बिहार जैसे हालात तो ऐसा नहीं होगा। ये सबसे पहले जो अपडेट आपको दे दे कि असदुद्दीन ओवैसी ने दो लिस्ट जारी हो चुकी है उनकी पार्टी के, MIM की, जिसमें चुनाव लड़ने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी हो गई है। सबसे अहम नाम उसमें जो है एक पंडित प्रत्याशी मनमोहन झा गामा, उन पे भी बात करेंगे। 22 साल वो समाजवादी में रहे, क्या कुछ हुआ, समाजवादी छोड़ के वो आ गए, अलग मुद्दा है। लेकिन जो है क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से ओवैसी को कहा जाता है कि मुसलमानों की बस बात करते हैं, लेकिन मनमोहन झा गामा को ला करके असदुद्दीन ओवैसी ने शायद ये प्रूफ करना चाहा है कि नहीं, सब समाज का पार्टी, मतलब सब समाज की पार्टी है। आप क्या सोच रहे हैं, ये सब जो है तोड़ जोड़ काम आ पाएगा असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए, सियासी पार्टियां जो होती है वो भले ही उसका नाम अगर आप जैसे मीम रख दें, तो मीम या MIM जैसे बोलते हैं, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके पार्टी का नाम है, तो उसे आप उससे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है या सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी है तो हम उसको बोल दें कि नहीं बहुजनों की बात कर रही है। आप BSP को देख लीजिए, BSP में भी तमाम दलित हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तमाम दल के, तमाम मतलब कास्ट के, जाति के लोग शामिल हैं। तो ओवैसी साहब भी ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब ने अगर पार्टी बनाई है तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो वो अलग। देखो, सियासत को समझना बड़ा मतलब कह सकते हैं कि टेढ़ा है, और सियासत में कौन कब किसके साथ जाएगा ये अनिश्चित है। जैसे क्रिकेट ग्राउंड में होता है कि कब किसके पल्ला भारी हो जाएगा, वैसे सियासत भी अनिश्चितताओं का एक गेम है, खेल है। और मनमोहन झा गामा अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इमरान मसूद को देखिए ना, सपा में चले जाते हैं। मुख्तार अंसारी को देखिए, बीजेपी में है। उसके बाद में तमाम शाहनवाज हुसैन को देखिए, बीजेपी में है। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सियासत में MIM है तो उसमें सिर्फ इमरान मसूदी जाएंगे, इफ्तिखार खान ही जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी ही जाएंगे। तो ये सियासत है, सियासत में चलता है ये सब चीज़। अल्ताफ, आपके पास जाएंगे, क्या लग रहा है जिस तरह से तमाम जो पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरी हुई हैं, वैसी फैक्टर कैसे देख रहे हैं आप? मतलब आप जा रहे हैं ग्राउंड पे, क्या देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वोट, जिस तरह से हम लोग भी जा रहे हैं, तब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वैसे आए हैं, मुत्तहिद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों को, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप युवा हैं, किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चीज़ें ओवैसी के साथ हमेशा से जुड़ी आई है, चाहे वो बिहार के आप इलेक्शन ले लो या फिर उत्तर प्रदेश का, कि जब भी ओवैसी साहब कहीं भी जाते हैं चुनावी रैली में तो उन्हें भाजपा से जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि ओवैसी जहां जाते हैं वो भाजपा को मदद करने के लिए जाते हैं, बाकी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भाजपा के साथ देने जाते हैं या दूसरी पार्टियों का टिकट काटने जाते हैं या वोट काटने जाते हैं। ये एक हो सकता है लोगों की सोच हो, लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है, मेरी ग्राउंड नॉलेज है, ऐसा नहीं है। ओवैसी एक अपनी पार्टी है, वो अपनी एक पकड़ बना रही है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं ये जरूरी है। एक नया पार्टी जब आता है तो लोगों में एक जोश होता है, लोगों में जोश होता है क्योंकि वो जानते हैं कि जो पुरानी पार्टियां हैं उन्होंने मेरे हित के लिए काम नहीं किया। हो सकता है ये नई पार्टी है, नए लोग हैं, युवा है इसमें काफी, तो जिस वजह से ये लोगों के लिए अच्छा काम करेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में एक फैक्टर है ओवैसी के लिए। अच्छा, अभी प्रफुल्ल ने कहा कि जो है इमरान मसूद, लेकिन उनके साथ बड़ा खेला हो गया। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ करके वो समाजवादी में गए, लेकिन टिकट नहीं मिला। शौकत अली का ट्वीट जो आया है चौंकाने वाला, वो कह रहे हैं इमरान मसूद को कि आप जो है टिकट बांटिए, आप किसी से टिकट नहीं मांगिए। तो क्या कयास लगाया जा रहा है, एमआईएम में इमरान मसूद जा सकते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे क्या लग रहा है, इससे तो लोगों की सोच मैं नहीं बदल सकता, लेकिन ये जो चुनाव और राजनीति है, इसमें मैं अगर ये बोलूं कि इमरान मसूद आज जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये फिर मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसमें होता नहीं, आपकी विचार की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी भाजपा ने भी ट्वीट किया है, तमाम जगह भी ट्वीट किया जा रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम एक साथ आ जाओ। तो मतलब कि ये तो अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, ये उस दिन से, जिस दिन से जो इलेक्शन कमीशन ने अपने चुनाव की तारीख घोषित की है, 10 फरवरी से चुनाव होंगे, ये तब से पार्टी अपने काम को देखती है। और जो उनके विधायक होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने 5 साल काम किया अपने पार्टी के लिए, तो मुझे ये चीज मिलना चाहिए। और वो एक विधानसभा में कई कार्यकर्ता हो जाते हैं, जिस वजह से होता क्या है, जब उनको टिकट मिलने की बारी आती है तो उन्हें लगने लगता है कि अब मुझे टिकट नहीं मिलेगी, मेरे से ऊपर कोई है। तो वो क्या करते हैं, वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। एक चीज होता है क्या कि जब जैसे चुनाव जिस राज्य में होते हैं और देखा जाता है कि जो पार्टी, मतलब जिस पार्टी की पलड़ा भारी है, और ऐसा अनुमान लग जाता है कि एक हवा क्रिएट होता है कि ये पार्टी जीतने वाली है, तो लगभग कई दल के नेता जो होते हैं उसके तरफ, उससे मुतासिर होते हैं, भागते हैं, उसमें उसको ज्वाइन करते हैं। और इमरान मसूद को भी लगा, क्योंकि समाज, देखिए, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार भले ही प्रियंका गांधी के आने के बाद में एक अलग छवि बनी है, प्रियंका गांधी के बाद में एक बदलाव आया है कि जैसे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं पे एक कह सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर एकदम पूरा चुनाव कर दिया गया है, बदलाव आए हैं। और प्रियंका गांधी थोड़ा सा प्रभाव डाली है जनता पे वहाँ के उत्तर प्रदेश के, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लिए वहाँ पे अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि आप एक अचानक आप वहां पे सरकार में रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि आपके हाथ से सत्ता छीन जाती है, अब फिर विपक्ष के भी लायक नहीं बचते हैं, वहां पे तमाम क्षेत्रीय दल आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और अलग अलग दल, फिर बीजेपी हावी हो जाती है। तो वो एक अस्तित्व की इमरान मसूद बड़ा नाम, देखिए इमरान मसूद कांग्रेस के लिए, लेकिन मतलब अहम टाइम पे जिस तरह से तमाम लोग जो है पार्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन सोच पहले जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद के साथ खेला हो गया, बड़ा खेला। देखिए इमरान मसूद अब क्या सोच के गए होंगे पार्टी में, वो सब कोई जानता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और वो कांग्रेस को छोड़े, वो गलत फैसला लेते हैं या सही लेते हैं वो जानते हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि इमरान मसूद अगर सपा में जा गए, बड़े धूमधाम से उनको कहा गया कि हम उनकी स्वागत करते हैं, सपा ज्वाइन करते हैं वो, और एक ये भी फैक्टर रहा कि वो सपा में जाने से ये जो पश्चिमी यूपी में जो उनके घराने का जो एक प्रभाव था, उनके पिता या उनका जो राजनीतिक एक सफर कह सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव कह सकते हैं, तो उसे कयास लगाया जाने लगा कि सपा में कुछ फायदा हो सकता है, कांग्रेस को उससे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वहां से भी उनको उल्टे पांव लौटना पड़ता है। अब एमआईएम की रही बात, अब इमरान मसूद एमआईएम ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे अब आपने कहा कि शौकत अली बोल रहे हैं कि आइए, मैं भी वो ट्वीट देखा था, एक न्यूज़ एक रिपोर्टर से बात करते हुए भी देख रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं उन पार्टियों के पास टिकट मांगने, आइए आप हमारे दफ्तर में, अपना दफ्तर समझ के बैठिए और आप टिकट बांटिए। नहीं, असुद्दीन ओवैसी का वो भी भाषण याद आ रहा है जब उन्होंने जमीरुल्लाह जो हैंड्सअप करने के, जैन चौधरी जो हाथ नीचे कर दिया था,
तो वो कह रहे थे कि मेरे कब्र पे खड़े होकर हो जाओ, मेरे लाश पे बन करके तुमको मैं नेता बनाने आया हूँ। तो इस तरह के जो बयान जो है, काफी चर्चा में रहा बयान, क्या इस तरह के बयानों से प्रभावित हो पाएंगे लोग, क्या लग रहा है इस तरीके के बयानों से प्रभावित जनता मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगी, क्योंकि आप अक्सर देखिए ना, बात करते हैं आप, कितने % लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि हम एमआईएम को ये कर रहे हैं कि क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और सदुद्दीन ओवैसी बातें अच्छी करते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, बट लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर उधर हो तो थोड़ा बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो वो सही बोलते हैं कि मुसलमानों को क़यादत की जरूरत है, ये किसी कोई तय इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर सच्चर कमेटी की आपने जो बात कहा, लेकिन एक बात और है कि वो तो ये भी कहते हैं ना कि मुसलमानों कब तक हराते रहेंगे, भाजपा को मुसलमान कब तक हराते रहेंगे, ये भी वो कहते हैं। एक चीज ऐसा है, हाँ। अगर आप उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हो तो आप हिंदू मुस्लिम करते रहो, अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको युवा पे ध्यान देना होगा, क्योंकि युवा अखिलेश यादव दे रहे युवाओं पे ध्यान। अगर आप डेटा उठा के देखोगे ना, हिस्ट्री उठा के देखोगे, जिसने युवा का साथ छोड़ा है उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार गिरी है, और युवा 26% वोट है उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ अगर आप नहीं हो, आप लाख हिंदू मुस्लिम कर लो, अगर आप अयोध्या मथुरा करोगे, युवाओं के लिए कुछ नहीं करोगे, युवाओं अगर सड़कें पर बैठेंगे अपने रोजगार और नौकरी के लिए, तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। आप अगर 2007 की बात करो, बहुजन समाज पार्टी उस वक्त वो बहुमत में थी, 260 सीटें मिली थी उन्हें 403 में, क्योंकि उन्होंने बात की थी युवाओं की, रोजगार की। लेकिन जैसे ही मायावती सरकार में आती है, वो धीरे 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 करके सिर्फ 19% काम उन्होंने युवाओं के लिए किया। अगर बात करें तो उन्होंने वादा किया था 2 से 3 लाख रोजगार का, सिर्फ 90,000 रोजगार मिले तो 2007 में। तो उसका क्या नतीजा हुआ आप और हम जानते हैं। 2012 में अखिलेश आए, जब अखिलेश आए, मुलायम सिंह ने उन्हें सीएम बनाया और ये कहा कि वो युवा के चाहिए, युवा सीएम है, युवा के नेता है। उन्होंने युवा के काम किया, उन्होंने कहा कि मैं लैपटॉप दूंगा, तो लेकिन वो पिछड़ गए, उन्होंने युवाओं के लिए काम नहीं किया। 2012 में उनकी सरकार बनी, 2017 में गिरी सिर्फ युवाओं की वजह से। 2017 में बनती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपको याद होगा 4 जनवरी 2022 इसी साल की बात है, रात के 12 बजे कड़ाके की ठंड थी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लोग ताली और थाली बजा रहे थे। और ये ताली और थाली किस लिए बज रही थी? इसलिए नहीं बज रही थी कि कोरोना भगाना है, इसलिए बज रही थी कि वो युवा रात को 12 बजे सड़कों पर उतर गए थे कि हमें रोजगार दो, हमें नौकरी दो, वरना हम मंदिर मस्जिद नहीं सुनने आए। लेकिन इन चीजों की वजह, लेकिन एक चीज है अल्ताफ, जो सच्चाई ये भी है कि लेकिन वोट जो लोग देते हैं, जो देखा जाए या बिहार यूपी जो मुख्य जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता इधर से ही गुजरता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के लोग जो माना जाता है कि जो पार्टियां भी देखिए समीकरण बना करके टिकट देती है कि अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो आप मुस्लिम को ही ज्यादा टिकट दे देते हैं। बिल्कुल ये चीजें हैं कि जहां पर मुसलमान का एरिया होगा वहां पर, क्योंकि एक दबदबा होता है, आप देखोगे कि एक दबदबा होगा, क्योंकि अगर आप एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में किसी हिंदू को विधायक या पद के लिए खड़ा करते हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से आता है कि भाई वो मेरे समाज का नहीं, वो मेरे समुदाय का नहीं है, ये इंटेंशन बनी हुई है लोगों की। तो ये चीजें है पार्टियों में कि पार्टी ये चीज देखती है कि वो अब आप देखो कि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन की बात चल रही थी अखिलेश की, वो क्यों बन रही थी? क्योंकि उनके पास ओबीसी है, उनके पास ब्राह्मण है, उनके पास यहाँ तक कि राजभर समाज भी है, लेकिन उनके पास दलित नहीं है। दलितों को लाने के लिए पहले क्या था कि बहुजन समाज पार्टी मायावती दलित की एक बड़ा चेहरा थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो छुप गई है। अब चंद्रशेखर आजाद सामने आ गए दलितों के हीरो बनके। तो कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन कुछ लोग मैंने भी देखा बहुत लोगों का, लोग कुछ कह रहे कि नहीं बस युवाओं में ज्यादा जोर देखा गया, लेकिन कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कोई। किसे? चंद्रशेखर रावण, क्योंकि वो अभी किसी विधायक में नहीं है, वो अभी क्या कह सकते हैं समाज कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। ना वो किसी लोकसभा में, ना वो राज्यसभा में, कहीं नहीं है वो। तो इसलिए उन्हें नेता कोई नहीं मान रहा, वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, वो समाज सेवक है। अब वो आप देखोगे कि जहां भी कोई धरना युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वो युवाओं के बीच में हमने भी बहुत बार कवर किया है, आपने जंतर मंतर कवर किया होगा, वहां देखा होगा कि सिर्फ एक ही नेता को मैंने भी देखा, चंद्रशेखर आजाद। बिहार में भी हमने प्रफुल्ल ने साथ में काम किया, वहां भी उसकी एक वजह है, आप देखोगे कि चंद्रशेखर आजाद का भी एक इंटेंशन है, वो एक बना रहे हैं, लोगों की भीड़ बना रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक प्लेटफॉर्म,
उनको चाहिए एक प्लेटफॉर्म ताकि वो युवाओं के लिए काम कर सके। देखिए सीधी सी बात है, राजनीति को समझना है तो आपको राजनीति में घुसना होगा। अगर हम लोग बाहर से बात कर लें कितना भी, वो कब क्या होगा इसकी कोई, आप खुद सोचो कि कल तक भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि भाजपा के सामने कोई नहीं है, भाजपा आएगी सत्ता में जाएगी और 10 मार्च को भाजपा ही आ रही है। लेकिन 10 जनवरी 11 जनवरी को क्या होता है, अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ते हैं, समाजवादी में पार्टी में आते हैं, उनका देखा देखी 4 और आ जाते हैं, उसके साथ साथ फिर दारा सिंह आ जाते हैं और धीरे धीरे 12 विधायक। सवाल फिर यही बनता है कि फिर सारे जो भाजपा के लोग हैं सपा में आ गए। नहीं सारे, देखिए अब जब बात आज सुबह की कर ले तो सपा की जो क्या कह सकते हैं, मुलायम सिंह की जो बहू है अपर्णा यादव, वो भाजपा में चली गई। आप कैसे डिफाइन, मतलब राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप रात में कुछ और पढ़ के सोओगे, सुबह उठोगे आपको कुछ और मिलेगा। कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे कमाल खान हम लोग के बीच नहीं रहे, उन्होंने अच्छा रिसर्च किया था कि आखिर लोग पलायन क्यों करते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। जैसे पर्दे पे तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य है या आपका यो साक्य है या और भी जो भी है, धर्मेंद्र सिंह के, धर्म सिंह सैनी है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहाँ आ गए, सपा में आ गए। सपा में क्यों आए, देखिए उन्होंने भी बताया था और ये हकीकत भी है कि क्या बोला मैंने पहले भी एक बार जिक्र कर दिया है कि जब लगता है कि हमारे अस्तित्व को, हमारी कुर्सी को खतरा है, अगर लगता है कि हमको इस पार्टी से टिकट अभी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, सेफ जोन अपना ढूंढता है। हर इंसान अपना सेफ जोन ढूंढता है, ठीक है, सेफ जोन ढूंढता है। और सेफ जोन क्या होता है, सेफ जोन वो होता है कि अब मान लो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि यार हम सेफ रहे, अगर हमारा वर्चस्व यहाँ चल रहा है, मैं बॉस हूँ, हेड हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मैं कायम रहूं और मैं ये भी सोचूंगा कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना उनका वर्चस्व चले। जैसे मेरा कोई सगा संबंधी आया, भाई भतीजावाद वाली जो कहानी है, भले बीजेपी बोलती है कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर ये चीज है। कोई चाहता था कि हम इसी विधानसभा सीट से लड़े, कोई चाहता था कि मेरा बेटा लड़े, कोई चाहता था कि मुझे यहाँ से वहां भेज दिया जाए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी, अब भाई भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती थी कि एक तो इनके एंटी पब्लिक है, काम इन्होंने नहीं किया है, ये हार भी सकते हैं, और दूसरी चीज ये अड़ गए हैं। तो टिकट तो कटने वाले थे पहले 100 के, फिर 60 हुआ, फिर 40 हुआ, तो ऐसे ऐसे जिनको लगा कि हमारे टिकट कटेंगे वो साइड लग। अच्छा ठीक है, जिस तरह से अल्ताफ अभी आप कह रहे थे कि चंद्रशेखर रावण, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि वैसी फैक्टर जो है, मुसलमान जो है वो एक तरफ अगर आ जाते हैं, समाजवादी का साथ छोड़ देते हैं, तो भाजपा डायरेक्ट निकल, क्या चंद्रशेखर के साथ ये फैक्टर आपको नजर आ रहा है क्या कि चंद्रशेखर रावण के साथ युवा ज़्यादा जुड़ रहे हैं? जैसा कि देखा गया तमाम जितने भी रैलियां हो, बेरोजगार के लिए जो प्रदर्शन हो, वहाँ तमाम युवा साथ में। लेकिन चुनाव के समय जो कहा जाता है ना कि चुनाव की जो बात होती है वो लोग अलग टाइप से डिसाइड करते हैं। अब देखिए चंद्रशेखर आजाद से जो कयास लगाया जा रहे थे समाजवादी पार्टी से गठबंधन, अब तो वो हो नहीं रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह दिया है कि मैं अकेले लड़ूंगा। जिस तरह से ओवैसी अब अकेले लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर दलितों का, क्योंकि दलित भी 18 से 20% है, जिस तरह से मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% है, उसी तरह दलित भी है। तो आप दलित को भी हल्के में नहीं ले सकते, मुसलमान को भी हल्के में नहीं ले सकते। और युवा कोई हिंदू मुस्लिम या दलित नहीं होता, युवा होता है, वो उसी को वोट देगा जो उसका भला करेगा। आप सोशल मीडिया वीडियो देख सकते हैं, युवा पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बातें अजीब कर रहे हैं। बिल्कुल तो कैसे आप क्या ये चीजें भी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक हो जाता है ना कि अंदर से जो भावना निकलती है, क्योंकि आप जिस बिरादरी में या जिस जगह पे रहोगे ना, आप लाख पढ़ाई कर लो, आप लाख डिग्री ले लो, लेकिन आप बोलोगे वही जो आप सुनोगे। जब आप आखिर वो स्टूडेंट है, आखिर वो बच्चे हैं, युवा है, वो ग्रो कर रहे हैं। अगर 10 लोग जो उनसे बड़े हैं वो आसपास सुबह सुबह उठ के इस राम मंदिर और अयोध्या करेंगे, तो वो बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, तो मैं रोजगार के लिए लड़ूं। उन्हें लगेगा कि मेरे माँ बाप या मेरे जो समाज के लोग हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। जब जो राम मंदिर बनाएगा वही सरकार में आएगा, ऐसी बात अगर उनके माँ बाप कर रहे हैं
तो बच्चे को भी लगेगा कि नहीं, जो राम मंदिर बनाएगा उत्तर प्रदेश में सरकार आएगा। तो ये चीजें युवाओं को आप दोष देना कि पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, लेकिन आदमी करता वही है जो लेकिन वोटिंग लोग जो है बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक है, चलिए खबर पे आएंगे। जिस तरह से अपर्णा यादव जो है भाजपा में शामिल हो गई, बड़ा चैलेंज होगा अखिलेश यादव के लिए तो, क्योंकि जिस तरह से वो असुद्दीन ओवैसी के तमाम लोग कहते हैं कि बी टीम है, तो सवाल तो अब लाजिम हो गया। अपर्णा यादव, अब जैसे कि प्रफुल्ल ने बताया अभी कुछ देर पहले कि जो विधायक होते हैं या जो भी नेता होते हैं उन्हें इस बात का अंदेशा हो जाता है कि उन्हें इस बार यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें तो चुनाव लड़ना है, उन्हें तो विधायक बनना है, तो उन्हें कहीं से तो टिकट मिले, इसी उम्मीद पे। अब जब अखिलेश यादव ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इस बार किसी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दूंगा। ये बात अपर्णा यादव को पता चली। अपर्णा यादव उनके परिवार की है। अब अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से 2017 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन रीता बहुगुणा ने उन्हें हरा दिया, वो भाजपा से थी। इस बार क्या हुआ है कि अपर्णा यादव को लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, मैं लखनऊ कैंट से फिर से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अखिलेश ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं अब इस बार किसी को टिकट नहीं दे रहा, खासकर अपने परिवार वालों को। तो मतलब तो अपर्णा यादव लखनऊ कैंट पे पेज भी है ना कि वहां पे भी आएंगे, लेकिन पहले तो अपर्णा यादव को उम्मीद भाजपा से है, क्योंकि आप एक बात देखे होगी अखबारों में, जब राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ था तो अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव ने 11 लाख रुपए दिया था डोनेशन योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो क्या कह सकते प्लस पॉइंट था अपर्णा यादव के लिए कि वो भाजपा में जाएगी तो उनका स्वागत होगा। अच्छा, ठीक है, कहीं ना कहीं स्वागत हुआ है। ठीक है, पत्रकार हैं हम लोग, मतलब बात करते हैं, तो आपकी बात से तमाम देखा गया है कि मामला ये होता है कि विकास हो या ना हो, अपना विकास होना चाहिए नेताओं का। बिल्कुल यही निष्कर्ष यही है। बिल्कुल निष्कर्ष यही है। और हर पार्टी के हर नेता यही सोचते हैं कि मैं विधायक बनूंगा, अपना भला करूंगा, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो वो ये फैक्ट है, आप इसको मानो या ना मानो, ये जनता के नाम पर जनता एक मोहरा है, क्योंकि वोटिंग का अधिकार जनता के पास है। ये जो संविधान में वोटिंग का जो अधिकार मिल गया जनता को, बस यही 5 साल में उनके पास एक पावर है जो वोट से वो हिला सकती है सरकार को, वरना उसके बाद जनता सिर्फ जनता है, एक समूह है, एक भीड़ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रफुल्ल से हम बात करेंगे। प्रफुल्ल, जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है MIM ने पहली लिस्ट जो जारी की थी 16 तारीख को, तो डॉक्टर मेहताब लोनी से जो उनको प्रत्याशी बनाया गया है, लोनी आप कवर कर रहे हैं, लोनी आप गए भी थे, क्या मामला क्या है वहाँ पे, क्या माहौल आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से वहाँ पे नंद किशोर गुर्जर, बड़ा नाम, किसान आंदोलन में भी चर्चा का विषय बना हुआ था, दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी ने उठाया है मदन भैया, तो बड़े लोग हैं, दबंग टाइप के लोग हैं, क्या वहाँ पे क्या परिस्थिति है, क्या लग रहा है? देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात करें ना, गाजियाबाद में ही आता है लोनी विधानसभा, और गाजियाबाद के 5 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। वो लोनी हो, साहिबाबाद हो, या बाकी और भी जो 3 विधानसभा है, उस पे 5 पे यानी बीजेपी का ही विधायक हैं और बीजेपी की अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है। और इस बार भी ये भी आस लगाया जा रहा था कि शायद हो सकता है किसी का टिकट कटे, लेकिन वहां से किसी का टिकट नहीं कटता है, सबको उम्मीदवार बनाया जाता है। और जहां तक बात रही लोनी विधानसभा का, तो मदन भैया भी हॉट सीट है, लोनी कमजोर नहीं है। हॉट सीट है, बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ कि मदन भैया भी कमजोर नहीं है। और वहां पे डॉक्टर मेहताब की जो बात करें MIM की, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, तो जैसे मैं पहले ही बोल दिया कि अच्छा बोलते हैं ओवैसी साहब और लोग उनका सम्मान करते हैं, और युवा काफ़ी प्रभावित हैं उनके भाषणों से, तो थोड़ा सा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो नंदकिशोर गुर्जर और आपको मदन भैया के बीच ही लड़ाई होगी, और मदन भैया अभी कमजोर नहीं है इस बार, क्योंकि जैसे क्योंकि पहले से विधायक भी वो रह चुके हैं, 3-4 गांव हम लोगों ने घूमा भी। और किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में भी कहा जाए तो जाट समुदाय जो है, जाट और गुर्जर काफी नाराज भी है बीजेपी से। और क्या नंदकिशोर गुर्जर की भी कई ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें किसी को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसे मतलब तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं। और खैर ये तो आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में चलते रहता है, लेकिन खैर कमजोर सीट नहीं है और कांटे की टक्कर हो यहाँ पे बिल्कुल। खैर वो तो आने वाला कल पे डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जिस तरह से अभी उलटफेर जो हो रहा है, जिस दूसरी लिस्ट भी आई हुई है, और तमाम जो अभी इमरान मसूद जो आज के सबसे ट्रेंडिंग जो टॉपिक देखा जाए, इमरान मसूद, क्या लग रहा है आपको? इमरान मसूद जो है आपके हिसाब से क्या
उनको MIM में शामिल होना चाहिए। जिस तरह से दावत भी आ रहा है, शौकत अली ने न्योता दिया है कि आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ। तो क्या इमरान मसूद, जिस तरह से दूसरे उनके साथ और भी विधायक छोड़े हुए थे, वो कह रहे नहीं हम पार्टी में भी बरकरार हैं, अभी भी वो कांग्रेस में ही है। लेकिन इमरान मसूद का क्या लगा, जब पहले कहा जा रहा था कि BSP से चुनाव लड़ेंगे, अब कहा जा रहा है MIM से लड़ेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, इमरान मसूद अच्छे नेता हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और पकड़ उनकी अच्छी है। लेकिन हम कैसे कहें कि उनको MIM में जाना चाहिए या जाने नहीं जाना चाहिए, नहीं कयास क्या लगा रहे, क्योंकि राजनीति में तोड़ जोड़ कभी भी कुछ भी घट सकता है, बढ़ सकता है, कोई नेता कहीं जा सकता है, कहीं से आ सकता है। मैं पहले ही बोल दिया कि राजनीति में ऐसे चलता है कि दल बदलना, पार्टियां बदलना, ये परंपरा है एक राजनीति की। लेकिन अब इमरान मसूद को निर्णय लेना होगा कि जब सपा में गए तो सपा से क्यों वापस आए, और सपा से वापस आ रहे हैं तो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उनको मना कर दिया है, कांग्रेस भी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं इमरान मसूद के लिए, वहां भी जा सकते हैं। MIM के भी दरवाजे खुले हैं, जैसे शौकत अली बोल रहे हैं कि आइए आप टिकट बांटिए, तो अब उनको निर्णय लेना होगा कि वो क्या चाहते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग अनुमानों की कहते हैं ना, अनुमानों की दुनिया में हम लोग सैर करने वाले लोग हैं, लोगों को से बात करते हैं, उनके जो रुझान होते हैं उस रुझान पे हम लोग बात करते हैं। अब इमरान मसूद के दिल में क्या चल रहा है वो जाने, और MIM ज्वाइन करना या ना करना वो उनकी कहानी। नहीं, हमारा जो विषय है कि इस बार जो है मुसलमान किसके साथ जाएं, अखिलेश या वैसे भाजपा के साथ ही बहुत, क्योंकि हम जब यहाँ कल्लूगढ़ी गांव में गए थे, यहीं बगल में मसूरी, वहाँ बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। अगर आप उत्तर नहीं, जिस तरह से कहा जाता है ना, एक सिनेरियो बनाया गया है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ का मामला कुछ अलग था, आप भी थे वहाँ पे। देखिए, ऐसा नहीं है, मुस्लिम वोट करते हैं तभी तो बीजेपी की सरकार बनती है। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं। ये तो एक धारणा बना दिया है कि लोकसभा के जब चुनाव जीतते हैं हमारे प्रधान सेवक तो बोलते हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फॉल था जो मौलाना ने एक बयान दे दिया था जिसकी वजह से। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं ना उत्तर प्रदेश से, तो मुझे ये निकालना पड़ा कि अखिलेश यादव के सरकार में भी मुसलमानों के लिए काम हुए हैं। हाँ, कई काम पेंडिंग भी रहे हैं, जैसे 14-15 वादे किए गए थे जिसमें से 8-9 पे काम किए गए हैं, और कुछ ये शमशान बनाम कब्रिस्तान की तो मामला आपको पता ही है, लगभग 87,000 के करीब कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाना था, शमशान भी थे उसमें, तो उसमें 5,000 के करीब कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया गया। स्कूल की बात हुई थी, उसके बाद में स्कूलों में उर्दू को बढ़ावा देने की बात थी, लेकिन उसमें उर्दू को बढ़ावा न दे के 3500 शिक्षकों की बहाली होती है। और मुस्लिम लड़कियों के लिए भी उन्होंने एक अच्छा पहल किया था कि हमारी बेटी उसका कल योजना के नाम से, और उन्होंने 30,000 का स्कॉलरशिप। वादे अगर नहीं निभाते तो जनता उनके तरफ थोड़ी जाती। काम तो किया है उन्होंने, काम कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से रुझान जो देखने को मिल रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश की जनता, मैं बोल तो रहा हूँ कि वैसे अच्छा एक वक्ता है, अच्छी बातें करते हैं, क़यादत करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं। मुसलमानों की जो अल्पसंख्यक के मुद्दे हैं, वो दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, या पारसी हो गए, जैन हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं। तो उनकी बातें करते हैं। और अब की जो पॉलिटिक्स है तो हिस्सेदारी की बात है, दलित जैसे अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और वो तय कर लिए हैं, तो मुसलमानों की भी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। ये तो जरूर है, ये तो पॉलिटिक्स की का ये है, और अब वैसी भी बोल ही रहे। तो खैर उत्तर प्रदेश की अब जनता और उत्तर प्रदेश के मुसलमान सोचेंगे कि किसको वोट देंगे। जैसे ये भी कहा जाता है बीजेपी को हराना है, तो मुसलमानों से तो पहली बात तो बीजेपी हारती नहीं है। वो वोट देने से पूरे अगर हिंदुस्तान या पूरे उत्तर प्रदेश चाहेगी तब बीजेपी हारेगी। एक ओवैसी साहब के हराने से या सपा के हराने से या कांग्रेस के हराने से बीजेपी नहीं हारेगी। नहीं, जिस तरह से अल्ताफ बात आपसे करेंगे, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम किए। योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, रोजगार दिए, सब कुछ फ्री राशन में मिल रहा, अच्छी पहल है, ठीक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कि मथुरा चुनाव लड़ेंगे, फिर अयोध्या हुआ, अब गोरखपुर शिफ्ट हो गए। क्या लग रहा है आपको? मतलब देखिए, योगी जी ने कितना काम किया है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि लोग उनसे खुश है या नहीं। ये तो आप निर्णय डायरेक्ट छोड़ दिए। बिल्कुल निर्णय इसलिए छोड़ दिया हूँ क्योंकि हम और आप वही बात करते हैं जो हम आप सुनते हैं। हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, जो लोग बोलते हैं उसी से हम अपना भी ओपिनियन बनाते हैं कि इतने लोगों ने ये कहा तो हो सकता है कि इसकी सरकार बन जाए, क्योंकि रिजल्ट तो हमें भी नहीं पता। और हो सकता है ऐसा भी है कुछ लोग जो माइक के सामने कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और रखते हैं, वोटिंग
वहाँ जाके वहाँ कुछ और करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपने जो बताया है यही बात है, क्योंकि लोग जो माइक पे कुछ और बोलते हैं लेकिन वोटिंग जा करने से में कुछ और सोचते हैं। हाँ। उनके मन में जो रहता है, देखिए आदमी वही करता है जो उनके मन में है। हो सकता है कुछ लोग डर से बोलते हैं, कुछ लोग मजे में बोलते हैं, कुछ लोग आसपास का सुन के बोलते हैं। जैसे कि आप 10 लोगों से बात कीजिएगा ना, उनके मन में कुछ नहीं है कि वो क्या बोलना चाहती है, लेकिन जैसे अगर मैंने प्रफुल्ल से पूछा कि आप किसको वोट दोगे, प्रफुल्ल ने अगर बीजेपी का नाम लिया तो आप तुरंत, अगर मैंने पूछा कि राशिद आप किसको वोट दोगे, मैं भी बीजेपी को दूंगा। क्यों? क्योंकि ये दे रहा है, क्योंकि ये मेरा दोस्त है। इस तरह से बातें होती है दोस्तों में। लेकिन वो दोस्त जब जाता है वोट करने के लिए तो अंदर वो तो देख नहीं रहा है कौन वोट कर रहा है, वो अंदर किसको वोट दे के आए वो बस वही जानता है। इवन कि वो वोट देने के बाद जब आ जाता है तब भी वो बोलता है कि मैं इसको दिया हूं, लेकिन अगर जब जीत जाती है तब वो बोलता है कि मैंने इसको वोट दिया, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जिताया, कि मेरे वोट से जीता, क्योंकि एक वोट से कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें तो है। राम मंदिर का जिस तरह आप बार बार आप युवाओं की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बोले राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर भी एक अहम मुद्दा है। भाजपा जो है लगातार राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ते आई है, विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर एक अहम मुद्दा है ना उत्तर प्रदेश चुनाव में। देखिए अहम मुद्दा था, अब नहीं है। ये आप जैसा कि आपने कहा ना कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा है, अब है नहीं कह सकते अभी भी है। हाँ, क्योंकि देखिए जब आप वीडियोस देखोगे, जब आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो जो राम मंदिर के जो वहां पर के एरिया के लोग हैं, जो कि हिंदू लोग हैं, जो कि पंडित लोग हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि योगी ने राम मंदिर बनाया है लेकिन उसके आसपास के एरिया को डेवलप नहीं किया है, वहां के बच्चे आज भी भूखे हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र ही चेंज कर दिया है, क्योंकि उन्हें खुद लग रहा है। आप खुद सोचो, अगर राम मंदिर मुद्दा होता, अगर आप मुद्दा होता तो कैसे उसको, कैसे आप क्यों नहीं वहां से चुनाव लड़े? उन्हें अगर गोरखपुर शिफ्ट होना पड़ा, कुछ ना कुछ वजह होगी। उन्हें खुद एक डर सता रहा है कि मैं वहां से चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, मेरी प्रतिष्ठा पर आ गई है। तो आप लेकिन अभी जो मुद्दा है, आप देखोगे कि युवा सड़क पर है। युवा कोरोना की वजह से हो या कुछ भी हो, बेरोजगारी दर बढ़ गई है। देखो डेटा कुछ भी दिखाए, अब देखो डेटा क्या दिखा रहा था कि जो बेरोजगारी दर है वो 8% से घटकर 6.8% हो गई है। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है? लोग रोजगार मांगने निकल ही नहीं रहे हैं। तो जो डिफाइन किया गया बेरोजगार को, कि बेरोजगार वो है जो अपनी रोजगार लेने के लिए घर से बाहर निकले। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे वो बेरोजगार नहीं है। तो अब आप देखोगे कि लोग हताश हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करके, रोजगार देके, इंटरव्यू देके वो हताश इतना हो गए कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से बेरोजगारी दर घटी है। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी कम हो गई है। नहीं तो लेकिन तमाम प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल रहा है लोगों को ना। अगर रोजगार मिल रहा है तो ये सड़कों पे लोग बैठे अपने रोजगार के लिए। जो काबिल है, जो कैपेबल है, उनको मिल रहा है। अब कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, योगी ने 2017 में बैठ के सरकार तो आपको रोजगार दे नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन योगी सरकार में जो वादे किए गए थे 4 लाख नौकरियों के, वो 4 लाख मिले। आप भी यूपी जाते हो, मैं भी जाता हूँ। तो वो जो योगी आदित्यनाथ बता तो रहे हैं कि हाँ मिली है रोजगार लोगों को। देखिए डेटा कुछ भी कहे, डेटा तो ये भी कह रहा है कि कोरोना में इतने लोगों की ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी। आप मानोगे? मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा, लोग तड़प तड़प कर मरे हैं। तो अब डेटा पे अगर जाओगे तो देश में सब कुछ अच्छा है, देश में कुछ खराब नहीं है। हम लोग नहीं, जिस तरह से मतलब अभी मुद्दे की बात जो हम करनी है हमें, कि दूसरी तीसरी लिस्ट जो आई है उसके ऊपर बात करेंगे। समापन तो होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से तमाम पार्टियों में देखा गया है कि गठजोड़ तो हो ही रहा है, तो क्या मुसलमानों का रुझान किधर दिख रहे हैं? जो किस तरह से मुसलमान जा रहे हैं ज्यादातर? देखिए मुसलमान, अगर मैं बात करूं सीधे लफ्जों में, तो मुसलमान अभी 2 ही तरफ है। एक ओवैसी की तरफ है, दूसरे समाजवादी पार्टी की तरफ है। ओवैसी एक नई पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ मुसलमानों का, मैं कह सकता हूं, क्योंकि अखिलेश एक पुरानी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी काफी टाइम से उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, और ओवैसी इस बार अपना दांव खेल रहे हैं, 100 सीटों पर दांव खेल रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो बाहर से लोग आते हैं उन पे थोड़ा कम तवज्जो देती है। जो वहाँ के हैं वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान। प्रफुल्ल, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या लग रहा है, जिस तरह से वैसी फैक्टर जो बिहार में काम किया, 5 सीट जो वैसे साहब के खाते में गया, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो है वैसी फैक्टर पे ध्यान देंगे क्या? देखिए, एक वैसे फैक्टर पे ध्यान
इसलिए भी हो सकता है ना देखे कि बंगाल में आपने देखा था, बंगाल में ओवैसी का खाता नहीं खुलता है, वहाँ की जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। और एक कहानी गढ़ा गया जब एक मतलब खबर चली कि बिहार में अगर गठबंधन की हार होती तो उसके जिम्मेदार ओवैसी हैं। तो कई जगह ये बातें सुनने को मिली कि हम बिहार जैसे कहानी थोड़ी दोहराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हम बिहार में जैसा किया वैसा यहाँ भी करके दिखाएंगे। तो वही तो मैं आ रहा था वहीं पे। लेकिन दूसरा चीज ये भी बोल रहे हैं कि अगर 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, अगर 10-20 जीत जाते हैं, 5-20 जीतते हैं तो अच्छा होगा। तो ये दोनों चीजें, लेकिन वो आने वाला कल डिसाइड करेगा, आने वाले कल पे है, क्योंकि मतदान है। देखिए मतदान है, रातों रात लोग बदल जाते हैं। रात में सोते हैं कि हम कल फलाने को वोट देंगे और पता चलता है, अल्ताफ ने बताया भी कि, और वहां जाके किसी और पे बटन दबा के आ जाते हैं। तो खैर वो उस समय डिसाइड करेगा, तब तक ठीक है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ, आपका कीमती समय देने का बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल। तो हमारे साथ